नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है, इतने विस्तार से कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है तो क्लास में हंगामा नहीं, वरना बाहर निकाल दिया जाएगा। खैर, यहाँ किसी को बाहर नहीं निकालते, सब अंदर ही आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला, और सबसे पहले अटेंडेंस और फिर आज की क्लास। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं मोदी, राहुल और वो विवादित तस्वीर का टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कौन सी तस्वीर सच बोल रही है और कौन सी तस्वीर देश हित में है और कौन सी नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी के भारत विरोधी दोस्तों का चैप्टर भी खोलूंगा। ये राहुल गांधी जो बोलते हैं वो कहां से आता है उनके दिमाग में और क्यों आता है, आज आपको पूरा समझा दूंगा। राहुल के मोदी विरोध का स्क्रिप्ट राइटर विदेश में बैठा है क्या? विदेश नीति का मनमोहन वर्सेस मोदी वाला चैप्टर भी खोलूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति तो फेल है, ये आपने बहुत सुना। आज जरा उसका क्लियर एग्जाम्पल आपको दूंगा कि मनमोहन वर्सेस मोदी के इस चैप्टर में कहां बैठता है कौन। मोदी ने विदेश में वो कैसे किया जो कोई ना कर सका, वो भी आपको बताऊंगा। मेडल रह गया, शेख अब्दुल्ला गायब हो गए, आज उसका भी चैप्टर है। और बदलते कश्मीर से अब्दुल्ला परिवार के एग्जिट का चैप्टर खोलूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं पाठशाला की, और सबसे पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी की दो तस्वीरों के टेस्ट का चैप्टर। पाठशाला की शुरुआत आज दो तस्वीरों से कर रहा हूं। पहली तस्वीर जापान की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं। यह मुलाकात भारत के कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक हितों के लिए है। और दूसरी तस्वीर लंदन की है, जहां राहुल गांधी ब्रिटेन के उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनका स्टैंड हमेशा भारत विरोधी रहा है और वो बार बार भारत के हितों के खिलाफ बातें करते रहे। तो साफ है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात की तस्वीर है, दूसरी तरफ वो भाई साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उनकी मुलाकात, की तस्वीर है। लेकिन पहले राहुल गांधी की तस्वीर की बात करता हूं। राहुल गांधी की जिस तस्वीर की आज सबसे ज्यादा चर्चा है, उस तस्वीर में राहुल गांधी ब्रिटेन की लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये भाई साहब जो बीच में खड़े हैं चश्मा लगाकर, दोनों के कंधे पे हाथ रख दिया, इसका नाम है जेरेमी कॉर्बिन। जेरेमी कॉर्बिन कौन है भाई? 2015 में ये लेबर पार्टी से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रह चुके हैं। तो जैसे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रह चुके हैं मन ही मन में कि मैं ही बनूंगा, मैं ही जीतूंगा, वैसे ही उनके बगल में जो जेरेमी कॉर्बिन है, ये यूके में, ब्रिटेन में, ये भी सपने देखते हैं वही जो राहुल गांधी देखते हैं यहां, कि पीएम बन जाना है। दोनों की किस्मत भी एक ही है कि दोनों बन नहीं पा रहे। जेरेमी कॉर्बिन के साथ इस तस्वीर में राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा दिख रहे हैं, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और इसी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने जेरेमी कॉर्बिन से राहुल गांधी की मुलाकात कराई और इसी ने यह तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट की। अब आप कहेंगे राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, जेरेमी कॉर्बिन पीएम बनना चाहते हैं, दोनों बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं, दोनों मिले होंगे, बात कर लिए होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है जेरेमी कॉर्बिन कैसे एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं, कैसे वो भारत के हितों के खिलाफ बोलते रहे हैं, कैसे वो पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं, वो आपके उनके ट्वीट से बताता हूं। 11 अगस्त 2019 का ट्वीट आपके सामने रखा। वो लिखते हैं इस ट्वीट में कि द सिचुएशन इन कश्मीर इज डीपली डिस्टर्बिंग, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस टेकिंग प्लेस आर अनएक्सेप्टेबल, the rights of the Kashmiri people must be respected and UN resolution implemented। यानी राहुल गांधी जिस जेरेमी कॉर्बिन के साथ खड़े हैं, वो चाहता है कि कश्मीर में UN रेजोल्यूशन लागू किया जाए। कश्मीर में कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और राहुल गांधी उसके कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं। जरा ये ट्वीट्स यहां पर डालते जाइए, दिखाता हूं जरा लोगों को। तो ये वो ट्वीट है जेरेमी कॉर्बिन का ट्वीट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भैया कश्मीर में तुम यूएन रेजोल्यूशन जो है उसको लागू कर दो। राहुल गांधी इससे दोस्ती कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं। 28 सितंबर 2019 का ट्वीट अब आपके सामने रखता हूं। यह भी भाई साहब ने कश्मीर पर किया था। जरा इस ट्वीट को देखिए।
आपको समझ में आएगा कि इस ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है। ऑन अ कॉल विथ पाकिस्तान पीएम इमरान खान, आई लिसन टू हिज कंसर्न्स अबाउट द सिचुएशन इन कश्मीर इंक्लूडिंग द ऑनगोइंग कर्फ्यू। मतलब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने फोन पे बात की और उन्होंने जो कश्मीर के बारे में चिंताएं बताई वो मैंने बहुत ध्यान से सुनी कि कैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। द यूएन हैज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एनी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन मस्ट अपहोल्ड द ह्यूमन राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल। ये यूएन को फिर ले आए, भारत पाकिस्तान में बात हो, कश्मीर में मानवाधिकार का हनन ना हो, ये सब बातें कर रहे हैं ये जेरेमी कॉर्बिन। और ये किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? राहुल गांधी के साथ। 2019 का ट्वीट है, फोटो कब खिंचा रहे हैं? 2022 में। ये साल याद रखिएगा, अभी बताऊंगा आगे। फिर जरा अब आपको तीसरा ट्वीट दिखाता हूं, जरा तीसरा ट्वीट डालिए इनका। वी मस्ट स्टैंड इन फुल सॉलिडारिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स इन इंडिया, दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। 5 मार्च 2021 का ये ट्वीट है। किसान आंदोलन पर भाई वहां लंदन में बैठे बैठे ट्वीट कर रहा है कि भाई हमें जो है किसानों के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा होना। अरे अपने यहां के किसान देखो ना भाई, यहां के किसानों की बात कर रहे हो। यानी भारत के अंदरूनी मामलों में यह दखल देने की कोशिश करता है व्यक्ति विदेश में बैठकर, और राहुल गांधी इससे दोस्ती करते हैं। जेरेमी कॉर्बिन पर यह भी आरोप है कि वो IRA नाम के आतंकी संगठन से जुड़े लोगों से मिलते रहते हैं, हमास जैसे आतंकी संगठन के भी वो पैरोकार रहे हैं। तो ये भाई साहब जो जेरेमी कॉर्बिन को आप देख रहे हैं, ये भाई साहब न सिर्फ भारत विरोधी बातें करते हैं, भारत के मामलों में अड़ंगा डालते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, बल्कि आतंकी संगठनों से इस आदमी के संबंध हैं, ये भी इन पर आरोप है। और इनके साथ फोटो कौन खिंचा रहा है? राहुल गांधी। और इनको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही है, क्योंकि राहुल गांधी की फोटो आ गई, सवाल उठने लगे। तो लोगों ने एक काम किया, लोगों ने कौन, मतलब कांग्रेस पार्टी ने, कि जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी की तस्वीर आई तो कांग्रेस के नेता इस मुलाकात को डिफेंड करने के लिए जेरेमी कॉर्बिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की एक पुरानी तस्वीर निकाल के ले आए कि देखो मोदी जी भी मिल रहे थे जेरेमी कॉर्बिन से। अब क्या बात हुई, देखिए ये भी मिले हैं, इसका मतलब ये भी जो है वो एंटी इंडिया बात करता था, पीएम मोदी मिल लिए, पीएम भी एंटी इंडिया हो गए। अब दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, एक 2022 के मुलाकात की है, एक तस्वीर 2015 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के दौरे पर गए थे। तब वहां पर उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन से आमने सामने मुलाकात की थी। तब जेरेमी कॉर्बिन यूके में विपक्ष के नेता थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरों को दिखाकर जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी की मुलाकात को सही ठहराया नहीं जा सकता। और इसीलिए मैंने कहा कि आज इन दोनों तस्वीरों का टेस्ट करूंगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है। मोदी जी भी तो मिले थे, मोदी जी भी तो मिले थे, तो राहुल गांधी मिल लिए तो क्या हो गया। मैं समझाता हूं राहुल गांधी मिल लिए तो क्या हुआ और नरेंद्र मोदी मिले थे तो क्या हुआ था। जरा इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। राहुल गांधी की मुलाकात और पीएम मोदी की मुलाकात को बराबरी में नहीं देखा जा सकता, और इसकी 3 वजह हैं, मैं आपको गिनाता हूं। इसकी वजह क्या क्या है सुन लीजिए, क्यों ये दोनों मुलाकात सेम कैटेगरी की नहीं मानी जाएगी। क्यों? पहली बात, पहला रीजन यह है कि पीएम मोदी किससे मिले थे 2015 में, साल 2015 यूके में विपक्ष के नेता से मिल रहे थे, समझे। तो ये एक प्रधानमंत्री की मुलाकात वहां दूसरे देश में विपक्ष के नेता से थी। हमारे यहां भी लोग आते हैं, कोई प्रधानमंत्री बाहर का आ जाए, कोई राष्ट्रपति बाहर का आ जाए, तो कई बार विपक्ष के नेता से मिलता है। वो ऑफिशियली मुलाकात होती है। वो जब प्रोग्राम बनता है तो दोनों तरफ से क्या क्या मुलाकातें होंगी उसका हिस्सा होता है। वो पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होती, वो डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में विपक्ष के आधिकारिक नेतृत्व से मिल रहा होता है। यह पूर्व निर्धारित मुलाकात होती है, यानी यह पूर्व निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि गए और जाकर मिल लिए, पूर्व निर्धारित होती है। विदेश मंत्रालय पहले ही बता देता है कि भाई मुलाकात होने वाली है। तो पहली बात तो पीएम मोदी मिल रहे थे विपक्ष के नेता कॉर्बिन से, कोई दोस्ती यारी नहीं निभा रहे थे। राहुल गांधी यहां के सांसद
वहां के एक सांसद से मिल रहे थे, उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि उससे मिलना ही है। तो दोनों तस्वीरों को एक पटल पे मत रखिए, बराबर नहीं है दोनों तस्वीरें। दूसरा अंतर यह है कि जेरेमी कॉर्बिन और उनका आतंकी संगठनों से संबंध का खुलासा किस साल हुआ? आतंकी से कनेक्शन ये किस साल पता चला? 2017 में पता चला कि ये भाई साहब तो है आतंकियों से कनेक्टेड हैं। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कब हुई थी इस आदमी की? 2015 में। तो यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बिन से मिल रहे थे, उस वक्त तक आतंकी संगठन से संबंध होने का खुलासा नहीं हुआ था। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये 2015 की मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी और जेरेमी कॉर्बिन की। तब इस आदमी का संबंध आतंकी संगठन से, इसका खुलासा नहीं हुआ था। यह 2022 की तस्वीर है, जब राहुल गांधी को, सैम पित्रोदा को, सबको पता है कि इस आदमी पर आरोप लग रहा है कि इसका आतंकी संगठन से कनेक्शन जुड़ रहा है, उसके आरोप लग रहे हैं, तब भी ये जाकर मिल ले रहे हैं। इसलिए दूसरी बड़ी वजह कि पीएम मोदी और राहुल गांधी की इन मुलाकात की तस्वीरों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब पीएम को थोड़ी पता है 2015 में कि आदमी 2017 में निकल आएगा आतंकियों का समर्थन करने वाला। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, कॉर्बिन ने कश्मीर के बारे में भारत के हितों के खिलाफ जो कहा, एंटी इंडिया जो स्टैंड था, एंटी इंडिया स्टैंड कॉर्बिन का, वो कब का है? 2019 का है। पीएम कब मिले थे? पीएम मोदी 2015 में। राहुल गांधी कब मिले हैं? 2022 में। यानी 2019 के बाद मुलाकात हुई है आरजी से। तो पीएम जब मिले थे नरेंद्र मोदी, तब यह आदमी भारत के खिलाफ जहर नहीं उगल रहा था। लेकिन राहुल गांधी जब मिले हैं, तो यह आदमी, सबको पता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलता है। इसलिए दोनों तस्वीरों का टेस्ट कीजिएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये दोनों तस्वीरों की तुलना नहीं हो सकती। राहुल गांधी जिस आदमी से आज मिले हैं, वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया है, ये साबित होने के बाद मिले। लेकिन लेके आना है, क्योंकि डिफेंड करना है। अब बात राहुल गांधी की मुलाकातों की, इस पर इसलिए भी सवाल है क्योंकि राहुल गांधी पर्सनल कैपेसिटी में जेरेमी कॉर्बिन से मिले, कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, विदेश मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं रहा होगा। जेरेमी कॉर्बिन इस वक्त किसी पद पर भी नहीं है, वो भी एक सामान्य सांसद है, नेता विपक्ष नहीं है। जिस वक्त जेरेमी कॉर्बिन से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उस वक्त यह साफ था कि वो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। और जिस राहुल गांधी से जिस जेरेमी कॉर्बिन से राहुल गांधी मिले, खुद ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी ने सिक्योरिटी रिस्क घोषित किया है इस आदमी के लिए, कि ब्रिटेन के लिए खतरा है यह आदमी। तो जिस आदमी को ब्रिटेन की एजेंसियां खतरा बता रही हैं, उससे राहुल गांधी मिल रहे हैं। आप बताइए, जेरेमी कॉर्बिन की राजनीति का हाल भी राहुल गांधी जैसा ही है। 2019 में यूके के आम चुनाव में जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी से बुरी तरह हार गई, जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से बुरी तरह हारी थी। तो दोनों में कनेक्ट है, साथ खड़े होते होंगे तो एक जैसा फीलिंग आता होगा, तुम भी नहीं बने हम भी नहीं बने यार, वैसा फील आता होगा। जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने 365 सीटें जीती थी, बोरिस जॉनसन की, जो पिछले चुनाव से 48 ज्यादा थी। जबकि जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी ने सिर्फ 202 सीटें जीती, वो पिछले चुनाव से 60 कम थी। राहुल गांधी की 2019 के चुनाव में अगर आप बात कीजिएगा तो पार्टी ने थोड़ा सा 10 सीटें बढ़ा ली थी। इनका तो हाल जेरेमी कॉर्बिन से भी बुरा था। खैर, 2019 के चुनाव में जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने अपनी परंपरागत सीटें भी गंवा दी थी। जैसे राहुल गांधी ने अपनी अमेठी की सीट गंवा दी थी, वैसे ही इस आदमी ने भी गंवा दी थी। अक्टूबर 2020 में जेरेमी कॉर्बिन को लेबर पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया था। यह अलग बात है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी कभी सस्पेंड कर दे, यह तो आपको भी पता है, असंभव है। खैर, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जेरेमी कॉर्बिन ने 9 अक्टूबर 2019 को एक ट्वीट किया था। उसमें उसने लिखा था कि a very productive meeting with UK representatives from the Indian Congress Party where we discussed the human rights situation in Kashmir. There must be a de-escalation
and an end to the cycle of violence and fear which has plagued the region for so long। यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी के यूके के प्रतिनिधियों के साथ एक बहुत ही उपयोगी बैठक हुई, जहां हमने कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा की। कश्मीर में हिंसा और भय के उस चक्र का अंत होना चाहिए जिसने इस क्षेत्र को इतने लंबे समय से त्रस्त किया। मतलब ये कांग्रेस पार्टी का एक्सटेंशन बन गए। वहां पर ये लोग बैठ के मीटिंग करते हैं यहां कश्मीर के हालात पर। इससे पहले 2017 में राहुल गांधी की जो दोस्ती आप देखिए कैसे कैसी है। 2017 में राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से मुलाकात की थी। जब इस पर सवाल उठे तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर खुद ही इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी कि हां मैं मिला हूं। और कब मिले? जब भारत और चीन के रिश्ते खराब चल रहे हैं। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है राहुल गांधी का। इनके सारे दोस्त वैसे ही निकलते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं, देश के दुश्मन होते हैं। दोस्ती तो ढंग की कीजिए सर। 2018 में भारत दौरे पर आए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद सवाल उठे कि बार बार राहुल चीन के नेताओं से क्यों मिलते हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी स्टैंड रखता है। आपको याद होगा अभी हाल में राहुल गांधी नेपाल में जिस महिला पत्रकार सुमिना उदास की शादी में गए थे, वो भी भारत विरोधी स्टैंड वाली थी। 2020 में नेपाल के नए मैप जारी करने का सुमिना उदास ने समर्थन किया था कि उसमें इंडिया का हिस्सा अपने में नेपाल ने दिखा लिया था। तो उस सुमिना उदास ने कहा था कि बहुत अच्छा किया, ये तो पहले कर लेना चाहिए था। उसी सुमिना उदास की शादी में राहुल गांधी गए थे। इस संगत बहुत गड़बड़ है। राहुल गांधी जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो बयान भी खतरनाक ही आते हैं। ऐसी दोस्ती रहेगी तो बयान भी वैसा ही आएगा। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में कहा कि भारत के हालात अब रहने लायक नहीं है। एक बार सुनिए। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. इसीलिए बचपन में कहा जाता था कि दोस्ती सोच समझ के करो, क्योंकि दोस्तों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे ऐसे दोस्त रहेंगे तो आपको इंडिया में केरोसिन छिटका हुआ मिलेगा ही छिड़का हुआ। यहां बाहर से विदेशी कंपनियां आ रही हैं यहां निवेश करने के लिए, इनके लिए यहां पर जो है केरोसिन छिड़का हुआ है। राहुल गांधी लंदन में बैठकर भारत की विदेश नीति की बुराई भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत की विदेश सेवा बदल गई है, वो किसी की नहीं सुनते, डिप्लोमेट्स घमंडी हो गए। एक बार देखिए, वो भी सुन लीजिए। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हां, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है। हां, वे सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। हां, वो दूसरों के तर्कों का विरोध करते हैं। नहीं, इसे अहंकार नहीं कहा जाता, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं और इसे राष्ट्रीय हित की रक्षा करना कहते हैं। इतनी सी बात तो हर भारतीय को पसंद आएगी कि भारत अपने बूते खड़ा है, लोगों को पलटकर जवाब दे रहा है। राहुल गांधी को इसमें नेगेटिविटी दिखती है कि दूसरों के हिसाब से क्यों नहीं चलते। भारत की विदेश नीति की धाक जापान में क्वाड समिट में दिखी, जहां दुनिया के बड़े नेता पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कल ही हमने आपको मोदी सरकार की विदेश नीति पर स्पेशल क्लास दिखाई थी। आज उसके आगे का चैप्टर खोलते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड लीडर्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी के रुतबे और उनके कॉन्फिडेंस की तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के साथ सीढ़ी उतर रहे हैं। पीएम मोदी सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी नेता उनके पीछे पीछे। इस वक्त दुनिया भी इसी तरीके से भारत के पीछे चल रही है। एक राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो रही है भारत विरोधी नेता के साथ, और ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें भारत की शान, आन बान, शान दिखती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के पीछे है सब, भारत से पीछे चल रहे हैं कोरोना के इस संकट काल से उबरने के बाद, वैसे ही नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं और सब पीछे चल रहे हैं। जो बाइडेन पीछे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीछे हैं, जापान के प्रधानमंत्री पीछे, सब पीछे। मोदी लीड कर रहा है। मोदी क्या है?
मतलब भारत लीड कर रहा है। और इसी बात से इन लोगों को दिक्कत होती है, तो कहते हैं कि यहां केरोसिन छिड़क दिया है। केरोसिन छिड़का रहेगा तो ये लोग पीछे चलेंगे, यही लोग माचिस मार देंगे। पीएम मोदी के साथ जापान के पीएम फूमियो किशिदा हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी के पीछे चल रहे हैं। यह तस्वीर आज बहुत वायरल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे के दूसरे दिन टोक्यो में क्वाड समिट में भी हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से बड़े ही गर्मजोशी से सभी नेता पीएम मोदी से बात करते दिखे। हर कोई पीएम मोदी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। नेताओं के साथ पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री साफ नजर आ रही थी। पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज में उनका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। और इस तस्वीर को आप इस लिहाज से भी देखिए, अब जो बाइडेन जैसे मोदी से मिल रहे हैं। इस वक्त जो बाइडेन की हालत यह है कि अंदर ही अंदर यह आदमी चिढ़ रहा होगा कि मैंने कितना प्रेशर दिया इंडिया पर और पीएम मोदी पर कि रूस के मामले में जो है वो रूस के खिलाफ हो जाओ। 3 महीने ये लोग हर तरीके का ब्लैकमेलिंग करने का कोशिश किए। यूएन में रूस के खिलाफ वोट दे दो कहते रह गए, ना इंडिया झुका ना पीएम मोदी झुके। आज तो अंदर से ना बर्नौल लगाना पड़ रहा होगा इसको, इतना सुलगा हुआ हो गया। लेकिन आप देखिए कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री का ये रौला है, जलवा है कि जब मिल रहे हैं तो उनसे गर्मजोशी से मिल रहा है। ये नया भारत है, इनको पता है कि इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते, आंख दिखा के नहीं चल सकते, ऐसे दांत निपोर के नहीं मिलेंगे, हंस के नहीं मिलेंगे तो कल को हम ही को दिक्कत हो। अरे भाई, बॉस आपको कितना भी गाली दे दे, पीछे जाके आप भले बोलिएगा कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको चलाने आती है कंपनी, लेकिन जब बॉस सामने आता है तो क्या करते हैं? अरे सर गजब आप, वही हाल, अरे सर गजब आप, इंडिया का हाल है ये, इंडिया है वो सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिलना मतलब इंडिया को सम्मान मिल रहा है। यह आत्मविश्वास पीएम मोदी के बयानों में भी दिखा। एक बार पीएम ने क्या बोला सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। ये जो क्वाड की बैठक हुई, इसमें न सिर्फ सभी नेता पीएम मोदी से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, बल्कि सभी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संकट को बहुत अच्छे से हैंडल किया, वहीं महामारी से निपटने में चीन विफल रहा। यहां आपको याद है राहुल गांधी और बाकी लोग क्या बोलते थे? ये ताली पिटवा दिए, थाली पिटवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, फेल हो गए। चुनाव में यहां पब्लिक ने कह दिया कि भाई हमको तो लग रहा है ठीक काम किए हैं, और दुनिया को भी लग रहा है, जो बाइडेन कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि भारत ने जिस तरह से दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई की, उससे कोरोना से लड़ाई में जमीनी तौर पर फर्क पड़ा। यहां क्या हुआ था? हमारे बच्चों की वैक्सीन आई नहीं थी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश दे दी। आज देखिए दुनिया क्या कह रही है। भारत का कद बढ़ता है ना बॉस, नरेंद्र मोदी का अकेले का बढ़ता है। भारत के सामने दुनिया झुक रही है ना, कि नरेंद्र मोदी के सामने झुक रही है। इंडिविजुअल कुछ होता है कि देश कुछ होता है। ये लोग जब नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं, आप देश के खिलाफ हो जाते हैं जब आप देश को ऊपर नहीं जाने देते, देश को विश्व पटल पर बड़ा नहीं दिखने देते। आज देखिए क्या कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, क्या कह रहा है कि दुनिया में कोरोना से लड़ाई में जमीनी तौर पर फर्क पड़ा जिस तरीके से भारत ने वैक्सीन की सप्लाई की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि भारत ने जिस तरह से स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेजी वो सराहनीय है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। लेकिन जो लोग ये ठान के बैठे थे कि ये आदमी कैसे आ गया 2014 में पीएम की कुर्सी पर, इसको कुछ आता नहीं, हम ही सिखाएंगे सारी विदेश नीति, उनको ये सब समझ में नहीं आएगा। उनको इसका महत्व समझ में नहीं आएगा कि कैसे चिढ़ा हुआ कुड़ा हुआ अमेरिका भी हाथ जो है वो आगे बढ़ाकर हंसते हुए गले मिलेगा इंडिया से, पीएम से। ये डिप्लोमेसी का असर इनको समझ में नहीं आएगा। अभी विदेशी दौरों का असर बताऊंगा आपको। पीएम मोदी की विदेश यात्रा में एक खास बात यह होती है
को वो सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात नहीं करते, उनका दौरा सिर्फ द्विपक्षीय समझौतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो उस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं, उन्हें भारत में निवेश के लिए न्योता देते हैं। सोमवार को टोक्यो में उन्होंने जापान के टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। आप देखिए, कई बार यह कहा जाता है कि पीएम मोदी, जैसे राहुल गांधी जाते हैं विदेश में और भर पेट गाली देके आते हैं कि इंडिया में तो केरोसिन छिड़क दिया, इंडिया में तो लोग परेशान हैं, इंडिया में रहने लायक हालत नहीं, ऐसा बोल के आते हैं। वो ये सोचते नहीं कि अगर उनकी बात पर वैसे तो कोई भरोसा करता नहीं, लेकिन अगर कोई कर ले तो इंडिया में निवेश कम हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन आप देखिए, जो कहा जाता है नरेंद्र मोदी भी तो गए, बोल के आए कि पिछली सरकारें ऐसा करती थी वैसा करती थी, हमने। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं उसमें वो ये बताते हैं कि पिछली जो तकलीफें आपने झेली हैं, बिजनेस करने में दिक्कत आती थी, भैया वो दूर कर दिया, आओ इंडिया में निवेश करो। वो इंडिया में बेहतर स्थिति हुई है इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इंडिया एज अ प्रोडक्ट उसको वहां जाकर रखते हैं। तभी तो भारत में विदेशी निवेश इतना बढ़ रहा है और बढ़ा है और रिकॉर्ड स्तर तक भी गया बीच में। कोरोना के बाद भी लोग यहां निवेश करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जाते हैं और यहां बताते कि अरे यहां तो बहुत मुश्किल है। 2015 में भी पीएम मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान फेसबुक के ऑफिस गए थे, वहां लोगों से बात की। दौरे में पीएम मोदी टेस्ला के भी ऑफिस पहुंचे थे। ये उनका पूरा एजेंडा रहता है कि विदेश जाओ, नेताओं से तो मिलो, दूसरों को बताओ कि यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हुआ है, चीजें बेहतर हुई हैं, आप आओ यहां निवेश करो। अच्छा, विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर पश्चिमी देशों ने दबाव डाला, अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया कि हमारे साइड आ जाओ। भारत ने नहीं, हम अपने स्टैंड पर हैं, रहेंगे। भारत ने अपने हितों के मुताबिक कूटनीति अपनाई, जैसा हर देश करता है। भारत ने किसी का पक्ष न लेते हुए हमेशा यह कहा कि भारत से मसले का हल निकाला जाना चाहिए। विदेश नीति में जरूरी और बोल्ड बदलाव से भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं हिचके। इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर पीएम मोदी किसी पुराने फ्रेमवर्क में नहीं फंसे। ये बहुत बड़ी बात अभी आपको बता रहा हूं। 2017 में नरेंद्र मोदी भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन दोनों का दौरा किया। पहले वो इजरायल गए और 2018 में नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन पहुंचे। कोई पीएम ऐसा नहीं था जो दोनों जगह चला जाए, क्योंकि उनको लगता था कि इजरायल गए और फिलिस्तीन गए और फिलिस्तीन गए और इजरायल गए तो कहीं यहां जो एक वोट बैंक है वो प्रभावित ना हो जाए। इजरायल से गहरे संबंधों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपने परंपरागत स्टैंड के मुताबिक ही फिलिस्तीन का साथ दिया। इजरायल भारत का इतना जबरदस्त दोस्त, लेकिन यूएन में जो भारत का स्टैंड था वो वही रहा। दोस्ती अपनी जगह बॉस, देश अपनी जगह, ये नरेंद्र मोदी का स्टैंड था। यूएन में वोट देने की बारी आई तो फिलिस्तीन का साथ दिया। फिलिस्तीन ने भी पीएम मोदी को विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के सम्मान से सम्मानित किया। यह है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। देश के ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं, दुनिया के कई पीएम मोदी की नीति से प्रभावित होकर दुनिया के कई देशों में उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। जिस व्यक्ति को हमारे यहां कुछ लोग कहते हैं कि इनको विदेश नीति की समझ नहीं है, उन्हें दुनिया सम्मानित करती है। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। मुस्लिम विरोधी कहते हैं इनको, और संयुक्त अरब अमीरात सब सर्वोच्च सम्मान दे रहा है। 2019 में ही रूस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल से सम्मानित किया। 2016 में सऊदी अरब ने गैर मुस्लिम नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया। 2016 में अफगानिस्तान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान गाजी अमीर अमनुल्लाह खान सम्मान दिया। और 2021 में भूटान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो दिया। 2019 में मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इज्जुद्दीन से नवाजा था। तो कुछ लोग जिनको लगता है कि इनको विदेश नीति नहीं आती, दुनिया में इनका डंका बज रहा है, लेकिन यहीं पे
क्या बोलिए। वैश्विक एजेंसियों की रेटिंग में भी यही बात दिखती कि पीएम मोदी कितने मजबूत वर्ल्ड लीडर हैं। अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जो लोकप्रियता की कैटेगरी है, आप लोकप्रियता देखिए भाई, दुनिया को भी दिखता है ना कि इस आदमी की पॉपुलैरिटी कहां है। दुनिया देखिए मतलब की यार होती है। उन्हें पता है कि इस वक्त इंडिया ऐसा पावर बनता जा रहा है कि इसको साथ लेके नहीं चलेंगे, इसके साथ नहीं झुकेंगे, इसके पीछे नहीं चलेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और ये स्थिति बनाने में जिन आदमी को कहा गया कि इनको कुछ समझ में नहीं आता, सब उन्हीं को समझ में आता था जो आज बैठे हैं पीछे विपक्ष में। पीएम मोदी की लोकप्रियता देख लीजिए 77% है, और वो भी कोरोना के संकट के आने के बाद भी। इसके बाद कौन आता है? मैक्सिको के राष्ट्रपति आते हैं, और उनकी रेटिंग सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर में फर्क कितना है? 14% का, वो 63% पर है। मारिया द्रागी इटली के राष्ट्रपति, वो 54% पर है। ओलाफ शॉल्ज जर्मन चांसलर 45%। फूमियो किशिदा जापान के पीएम 42% पर है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम 42%। जो बाइडेन, जिनको यहां जब वो बने राष्ट्रपति तो यहां लोग इतना खुश हो गए, जो वामपंथी और दूसरे पक्ष के लोग थे, कि अरे मसीहा आ गया। वो जो बाइडेन जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है? 41%, 7वें नंबर पर है। कहां नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 77%, कहां अमेरिका के राष्ट्रपति की पॉपुलैरिटी 41%। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, वो भी 41% पे हैं। ब्रिटेन का राष्ट्रपति तो 33% पे घिसट घिसट के आगे आ रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो ये दुनिया में नरेंद्र मोदी की धाक है। और आप इसको नरेंद्र मोदी की धाक मत समझिए। ये हमेशा जब नरेंद्र मोदी के लिए कुछ आए कि ये बड़ा अच्छा हुआ, तो उसको हमेशा कनेक्ट कीजिए देश से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं बॉस। इस बात को समझिए। जैसे किसी परिवार में कोई भी बच्चा अच्छा कर जाए तो परिवार का नाम ऊपर होता है ना, खाली बच्चे का नाम अकेले का थोड़ी होगा। अवार्ड किसको मिलता है? किसी शर्मा जी के लड़के को, किसी गुप्ता साहब के लड़के को, किसी खान साहब के लड़के को, किसी सिंह साहब के लड़का उसका किसका होता है? परिवार का ना होता है। प्राइम मिनिस्टर किसका होता है? ये जो परिवार है इंडिया, इसी का ना है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ज्यादातर विदेशी नेताओं का भारत दौरा दिल्ली तक सीमित होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने वो परंपरा भी बदल दी। जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, दिल्ली आगरा नहीं जाते हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। कुछ दिन पहले भारत आए बोरिस जॉनसन, भारत यात्रा अहमदाबाद से शुरू की। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे 2015 में पीएम मोदी के साथ वाराणसी गए थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहमदाबाद और महाबलीपुरम का दौरा करके गए थे। साफ है कि भारत का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्से भी है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लीडर्स को यह भी समझाया कि भैया इंडिया आते हो तो दिल्ली नहीं है इंडिया। इंडिया का कल्चर इतना डाइवर्स है, इतना जबरदस्त है कि ये भाई उनको पता है। जब ये कवरेज होगी, अमेरिका में भी हर आदमी देख रहा है कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आए, जापान में लोग देख रहा है शिंजो आबे आए, वो भी देखे अच्छा वाराणसी गए हैं, ये भी कोई जगह है, ये भी ऐसा है वैसा है, वो भी आएगा। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ ये नहीं देखते कि अच्छा उनसे मीटिंग हो गई, यहां पे अच्छी फोटो आई, नहीं, वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए ये जगह भी, आइए ना, आप भी आइए, देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट यहां गए थे, कितना खूबसूरत था। टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ता है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि किसी और प्रधानमंत्री को यह सब दिमाग में नहीं आया। कोई रॉकेट साइंस है कि हमारे पास इतना कुछ दिखाने के लिए है, इतना कुछ शोकेस करने के लिए, किसी प्राइम मिनिस्टर को आया ही नहीं। कोई 2014 में एक नरेंद्र मोदी आते और उनको समझ में आता है कि इंडिया में इतना कुछ है, हम एक ही चीज क्यों दिखा रहे हैं भाई। पीएम मोदी अक्सर विदेश दौरों में यात्रा के लिए रात का समय चुनते हैं। उन्होंने जापान दौरे पर भी ऐसा ही किया। आज दिन भर बैठक करने के बाद वो रात में ही भारत के लिए रवाना हो गए। और मैं आपको यह भी बता दूं
कि जब वो उनका, मैं अमेरिका दौरा कवर करने गया था, एक तो उनका दौरा, विदेशी दौरा कवर करना पत्रकारों के लिए, भाई साहब वो तो एनर्जी से भरपूर रहते हैं। 40 घंटे 50 घंटे में 20-30 मीटिंग कर लेते हैं और 70 साल से ऊपर के हैं। यहाँ 40-50 साल के पत्रकार हम लोग जो घूम रहे होते हैं, बुखार छूट जाता है और वो रात में निकलते हैं, फ्लाइट में फाइल निपटाते हैं, प्लेन पे दौड़ते हुए चढ़ते हैं, वहां उतरते हैं, मीटिंग 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 मीटिंग, ये उनका हिसाब रहता है। फिर प्लेन में बैठे सीधा यहाँ, और यहाँ आएंगे तो देखिएगा फिर किसी कहीं चले जाएंगे काम देखने, किसी से मिलने, कोई काम करने। कहां से इतनी एनर्जी लाते समझ में नहीं आता है। विदेशी दौरों पर वो समय बचाते हैं ताकि दिन का वक्त यात्रा करने में बर्बाद ना हो। सिर्फ मई में ही पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन यात्राओं में सिर्फ 3 रात उन्होंने इन 5 देशों में बिताई, बाकी 4 रात उन्होंने समय बचाने के लिए फ्लाइट में बिताई। एक एक समय का इस्तेमाल करते हैं कि रात में ट्रैवल करो तो दिन बर्बाद नहीं हो। और कुछ लोग कहते हैं ये घूमने जाते हैं, अभी घूमने का हिसाब दूंगा। नरेंद्र मोदी से पहले के प्रधानमंत्रियों का विदेश दौरा लंबा होता था, लेकिन वो कम देश में जा पाते थे। नरेंद्र मोदी कम समय में ज्यादा देश का दौरा करके सारी बातें करके निपटा के चले आते। रात में यात्रा की वजह से पीएम मोदी कितना समय बचाते हैं, इसे समझने के लिए आपको यूपीए 1 और एनडीए 1 के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की यात्रा को समझना होगा। यह आंकड़ा आप देखिए, क्योंकि बड़ा कहा जाता है कि पीएम मोदी जो है बहुत घूमते हैं, बहुत घूमते हैं। अब आप देखिए, इधर है मोदी और इधर है मनमोहन, ठीक है, मनमोहन सिंह। अब दोनों का जरा आपको विदेश दौरा, दोनों ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जो विदेश दौरे किए, आपको जरा बताता हूं। मनमोहन सिंह 35 विदेश दौरे किए इन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर यूपीए 1 में, और 28 देश गए। 35 दौरे पर गए जिसमें 28 देश थे जहां पर वो दौरे पर गए, और 147 दिन वो विदेश में रहे। ये यूपीए 1 का बता रहा हूं। एनडीए 1 में, इधर लिख देता हूं, ये यूपीए 1 और ये है एनडीए 1, क्योंकि एनडीए 2 में तो पूरा टाइम जो है, ज्यादातर समय जो है वो चला गया कोरोना में। नरेंद्र मोदी ने कितने विदेश दौरे किए? इन्होंने 49 विदेश दौरे किए। तो यहां 35 है, यहां 49 है, 14 विदेश दौरा ज्यादा है। लेकिन लोगों ने छाती ऐसे पीट दी जैसे ये दिन रात बाहर ही रहते हो। एजेंडा देखिए कैसे चलता है। खैर, अभी इसमें और आंकड़ा है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इन्होंने 49 विदेश दौरों में 59 देश कवर किए। उन्होंने 28 किए थे, इन्होंने 59 किए, और 186 दिन बाहर रहे। वो 147 दिन बाहर रहे, वो 186 दिन नरेंद्र मोदी बाहर रहे। यानी 49 विदेश दौरे पीएम मोदी के, 59 देश गए 186 दिन में, 35 विदेश दौरे मनमोहन सिंह के यूपीए 1 में, 28 देश गए 147 दिन। यानी मनमोहन सिंह एक देश कवर करने में औसत, ये आपको औसत बता रहा हूं दोनों का, यहां पे भी और यहां पे भी औसत बताऊं तो मनमोहन सिंह एक देश जाते थे तो वहां औसतन 5 दिन, 5.25 दिन रुकते थे औसतन। जबकि नरेंद्र मोदी एक देश में अपना काम निपटाकर और वापस लौट लेने या आगे बढ़ लेने में कितना समय लेते हैं आपको पता है? मात्र 3 दिन। मतलब करीब करीब आधे दिन का फर्क है, आधे वक्त का फर्क है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ज्यादा विदेश दौरा कर लिया, बॉस आप देखिए, इस आदमी ने, नरेंद्र मोदी जी ने रॉकेट की तरह काम किया है। ये मात्र 28 देश कवर कर सके, ये 59 देश गए और भारत के हितों के लिए बात करके लौटे। क्यों? क्योंकि रात में ट्रैवल करते हैं। 186 दिन में जो एवरेज निकलता है वो 3 दिन एक देश में रुकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कोई घूमने जाएगा तो 5 दिन रुकेगा, 6 दिन रुकेगा, जिसको घूमने का ही एजेंडा रहेगा। वो कम समय में ज्यादा काम कर रहे हैं, यहां ज्यादा समय लग रहा है, काम कम है।
विदेशी दौरा चिल्लाते रहते हैं। अरे बहुत हुआ विदेशी दौरा, मजा करने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जा रहे हैं, लोग कहते हैं इनके विदेश दौरे का हिसाब दीजिए। अब यही सब दिन में इस देश में बचा है, पीएम के विदेश दौरे का पर्चा कटेगा। गजबे। पीएम मोदी की विदेश नीति का भारत को यह फायदा हुआ कि भारत के बड़े फैसलों का दुनिया ने समर्थन किया। ये जो 3 दिन में कवर किया आगे बढ़े, 3 दिन में कवर किया आगे बढ़े, उसका असर होता है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर अमेरिका, रूस समेत दुनिया के बड़े देशों ने साथ दिया। मुस्लिम देशों ने भी अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन नहीं दिया। पाकिस्तान में आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, अमेरिका ने साथ दिया। किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप कैसे घुस गए दूसरे के यहां, कैसे? फोन पर, व्हाट्सएप पे भेजने से। बहुत अच्छा सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजे थे, यू आर माई फ्रेंड, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। विदेश नीति की वजह से। युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भी रूस, यूक्रेन दोनों भारतीयों को सुरक्षित पैसेज देने के लिए तैयार हुए। भारत की मजबूत विदेश नीति की वजह से ही चीन भी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से नहीं बचा सका। यह है उन विदेश दौरों का हिसाब जिसका हिसाब मांगते हुए भी कुछ लोगों को शर्म नहीं आती। सिर्फ दुनिया ही नहीं, पाकिस्तान में भी पीएम मोदी की विदेश नीति की खूब तारीफ होती है। यूक्रेन पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की इमरान खान ने तारीफ की थी, कहा था कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता। इमरान खान तो रोज उठ के तारीफ करने लगे। आपका दुश्मन जब आपकी तारीफ करने लगे तो समझिए कि आप किस लेवल पर पहुंच गए। लेकिन अपने यहां केरोसिन छिड़क दिया। 2 दिन पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के मुद्दे पर इमरान खान ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की और लिखा कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिका पर दबाव बनाए रखा और जनता को राहत देने के लिए रूस से रियायती दर पर तेल खरीदा। और हमारे यहां मैंने आपको बताया था, सस्ती पाठशाला लगाकर लोग बता रहे थे, झूठे आंकड़े दिखाकर, कि देखिए ये तो आपको झूठ बोले, भ्रम फैलाए कि हमने सस्ता कर दिया। पीएम मोदी की तारीफ इमरान खान तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया के बड़े नेता भी मोदी का लोहा मानते हैं। 2015 में टाइम पत्रिका में ओबामा ने लिखा कि नरेंद्र मोदी प्राचीनता और आधुनिकता की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन में कहा था कि पीएम मोदी से मिलना शानदार है, भारत एक महान देश है और वो एक महान व्यक्ति है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पुतिन ने कहा था कि आपसे मिलकर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करना अच्छा लगता है। पिछले साल इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने पीएम मोदी से कहा कि इजरायल में आप बेहद लोकप्रिय हैं, आइए और मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। 2018 में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में पूर्व ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून ने कहा था कि भारत भाग्यशाली है कि उसके पास स्पष्ट दृष्टि वाला नेतृत्व है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के मौजूदा पीएम ने तो यह कह दिया कि केवल एक सूर्य है, एक ही दुनिया है और एक ही नरेंद्र मोदी है। एक बार सुनिए वो बयान। The one man who understands that so well and who's achieved absolutely extraordinary things in his own country of India is the Prime Minister of India, and ladies and gentlemen, excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi. दुनिया को लगता है कि दुनिया में इकलौते नरेंद्र मोदी। हमारे यहां कुछ लोगों का विरोध ही खत्म नहीं होता। खैर, नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी के जो अलग अलग काम रहे हैं, नीतियां रही हैं, उस पर लगातार चैप्टर खोल रहा हूं। विदेश नीति की चर्चा की, कल फिर एक और चैप्टर लेकर आऊंगा। लेकिन आज पाठशाला में अब बदलते जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार के एग्जिट का चैप्टर। जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही शेख अब्दुल्ला का भी जिक्र होता है, और यह जिक्र हमेशा होता रहे, इसका इंतजाम शेख अब्दुल्ला के परिवार ने कर रखा है। जैसे देश में नेहरू गांधी परिवार के नाम से योजनाएं, संस्थानों के नाम, सड़कों के नाम रखे गए हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का नाम हर जगह दिखाई पड़ जाता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है, उसकी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया जा रहा है, जो अब पूरे देश में होता है वही जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए पुलिस मेडल से शेख अब्दुल्ला की तस्वीर हटवा दी।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिस की तरफ से सोमवार को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल से शेख अब्दुल्ला की तस्वीर हटाई जाए। शेख अब्दुल्ला की तस्वीर की जगह राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की तस्वीर को लगाया जाए। मेडल के दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर राज्य का प्रतीक चिन्ह बना होगा। यह मेडल 2001 से 2 कैटेगरी शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जा रहा है। नए साल, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर मेडल दिए जाते हैं। लेकिन इस मेडल पर शेख अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, यह आज तक किसी ने नहीं पूछा। अब जम्मू कश्मीर में बदलाव आया तो राष्ट्रीय चिन्ह को जगह मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 2 ही राजनीतिक परिवारों का बोलबाला रहा। इसी वजह से जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल पहचान में भी इन परिवारों की विरासत दिखती है। 370 हटने के बाद इस गलती को भी सुधारा जा रहा है। मेडल से शेख अब्दुल्ला की तस्वीर हटाने के अलावा साल 2020 में ही शौर्य के लिए दिए जाने वाले पुलिस अवार्ड से शेरे कश्मीर टाइटल को हटा दिया गया। शेरे कश्मीर टाइटल शेख अब्दुल्ला के लिए इस्तेमाल होता है। अवार्ड का नाम भी बदला गया। शेरे कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और शेरे कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस की जगह जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस रखा गया। मतलब यहां भी शेख अब्दुल्ला का नाम घुसा हुआ था। मतलब शेरे कश्मीर उनको ही बुलाया जाता था, तो उनको किसी तरीके से यहां भी। इसके अलावा साल 2020 में ही फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर होने वाली सरकारी छुट्टी को रद्द कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में अब भी बहुत सी संस्थाएं, अस्पताल, स्टेडियम, सड़कों के नाम शेख अब्दुल्ला या शेरे कश्मीर के नाम पर है। जैसे शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर, जैसे नेहरू गांधी परिवार का है ना, हर जगह नेहरू गांधी लगा हुआ है। राजीव गांधी के नाम पे अवार्ड, नेहरू जी के नाम पर अवार्ड और गांधी परिवार के नाम पर इंस्टीट्यूट। वैसे ही वहां कश्मीर के अंदर शेरे कश्मीर मतलब शेख अब्दुल्ला या पूरा सीधा शेख अब्दुल्ला ही लिख के काम चलाया गया है। तो शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर में, शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर श्रीनगर, शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर, शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी, अब्दुल्ला ब्रिज श्रीनगर, शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। हालांकि 2020 में इसका नाम बदलकर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर रखा गया। जिस तरह से देश में लंबे समय तक गांधी नेहरू परिवार का शासन था, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार का शासन ज्यादातर समय तक रहा। शेख अब्दुल्ला 1948 से 1953 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। 1977 से 1982 तक सीएम रहे। उसके बाद शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला का नंबर आया। फारूक अब्दुल्ला कब कब सीएम रहे? शेख अब्दुल्ला के निधन के ठीक बाद 1982 से 83 तक, फिर 24 नवंबर 1983 से 2 जुलाई 1984 तक, और उसके बाद 1986 से 87 तक, फिर 87 से 19 जनवरी 1990 तक जब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ था, फिर 1996 से 2002 तक। फारूक अब्दुल्ला के बाद मुख्यमंत्री बनने की बारी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की आई। उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। यानी कुल मिलाकर अब्दुल्ला परिवार ने लगभग 21 साल जम्मू कश्मीर पर शासन किया। जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल रहा है और इस बदलाव की बड़ी शुरुआत साल 2019 में हुई, जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया। इससे जम्मू कश्मीर को मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान और केंद्र की योजनाएं लागू होने लगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में अलग झंडे की परंपरा खत्म हुई। 25 अगस्त 2019 को श्रीनगर सचिवालय से कश्मीर का झंडा हटाकर तिरंगा फहराया गया। सिर्फ स्थायी नागरिक की जमीन खरीद सकते हैं, यह पाबंदी भी हट गई। संसद की ओर से बनाया कानून विधानसभा की मंजूरी के बिना लागू होने का रास्ता साफ हो गया। दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी जम्मू कश्मीर में मान्य है। उमर अब्दुल्ला के दादा फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को अगर कश्मीर समस्या की जड़ कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा। मतलब जिस आदमी के नाम पर सब कुछ रख दिया गया, उस कितनी बड़ी समस्या की जड़ में है वो सुनिए। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार के बारे में प्रचारित किया गया कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सच्चाई कुछ और है। शेख अब्दुल्ला हमेशा से कश्मीर पर राज करना चाहते थे। आजादी से पहले 1946 में शेख अब्दुल्ला कश्मीर के राजा हरी सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर अभियान चला रहे थे।
जिसके लिए शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार भी किया गया था। शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू कश्मीर गए थे, आपको बताया था मैंने ये चैप्टर, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने नेहरू को रोक लिया था। दरअसल शेख अब्दुल्ला यह मानते थे कि कोई हिंदू कैसे कश्मीर पर राज कर सकता है। भारत की आजादी और बंटवारे के बाद 2 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने एक भाषण दिया था कि अगर राज्य के लोग पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला करते हैं तो वो पहले आदमी होंगे जो उस पर साइन कर देंगे। इतना होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू का लगाव शेख अब्दुल्ला के प्रति बना रहा। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू के घर एक अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन मौजूद थे। महाजन ने नेहरू से कहा कि आप सेना दो, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करो या शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो भी शक्तियां देनी है दे दीजिए, लेकिन श्रीनगर में इसी शाम सेना भेज दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा और जिन्ना से बातचीत करूंगा, क्योंकि श्रीनगर को बचाना जरूरी है। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। मेहर चंद महाजन ने इस बैठक के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है। लेकिन नेहरू जी तो शेख अब्दुल्ला की दोस्ती में थोड़ा भावुक थे। खैर, पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:55 पर फिर मुलाकात होगी।